मैं अपने खानदान की इकलौती और लाडली बेटी थी। पहली बार हमारे खानदान में बेटी ने जन्म लिया और वह मैं थी। मेरे पापा की भी कोई बहन नहीं थी और मेरे चाचा लोग को भी कोई बेटी नहीं थी, बल्कि सभी के बेटे ही हुए थे। कई पीढ़ियों के बाद मेरा जन्म हुआ था और मेरे मम्मी पापा इतने खुश थे कि उन्होंने प्यार से मेरा नाम खुशी रखा था, क्योंकि मैं पूरे घर की लाडली थी। मेरा एक छोटा भाई भी था जिसका नाम प्रिंस था। बचपन तो मेरी बहुत ही अच्छे से गुजरी थी। बहुत ही लाड प्यार से मेरे माँ पापा ने मुझे पाला पोसा था। लेकिन 14 साल की उम्र होते होते ही मेरे पापा इस दुनिया से चले गए और फिर घर की पूरी जिम्मेदारी मेरे माँ के कंधों पर आ गई। चाचा लोगों ने भी पापा के जाने के बाद हम लोगों से रिश्ता नाता ना के बराबर ही रखा, क्योंकि वह लोग सोचते थे कि हम लोग उन पर बोझ बन जाएंगे। फिर मेरी माँ ने घर की जिम्मेदारी संभाली और सिलाई करके घर खर्च किसी तरह से चलाने लगी। मैं भी माँ की मदद करना चाहती थी, परंतु मैं क्या करती। मैं अभी 10th क्लास में ही पढ़ रही थी और वैसे भी माँ मुझे सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान देने को कहा। समय यूं ही बीतने लगा, मैं पढ़ाई पर ध्यान देने लगी और माँ घर की जिम्मेदारी पूरी तरह से अपने कंधों पर ले ली। लेकिन बीतते समय के साथ साथ माँ की आंखें बहुत ही कमजोर हो गई, क्योंकि लगातार सिलाई करने के कारण माँ की आंखें खराब होने लगी थी। परंतु अब मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था और अब मैंने माँ को आराम करने के लिए कहा और खुद काम ढूंढना स्टार्ट कर दिया। अब मैं लोगों के घरों में जाकर ट्यूशन पढ़ाने लगी थी। मैं 5-6 घरों में जाकर ट्यूशन पढ़ाती थी, जिस कारण से मुझे अच्छी खासी आमदनी होने लगी। और फिर माँ के साथ अब मैं भी घर खर्च में हाथ बटाने लगी, जिससे आहिस्ता आहिस्ता घर की हालत सुधरने लगी। मेरा छोटा भाई भी अब 6 क्लास में पहुंच गया था। वह भी पढ़ाई में अच्छा था और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहा था। लेकिन फिर एक दिन मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ जिसने मेरी जिंदगी ही बदल कर रख दी। मैं बहुत ही खूबसूरत और जवान हो गई थी और मेरा छोटा भाई भी अभी 6 क्लास में ही पढ़ाई कर रहा था। माँ की भी उम्र हो गई थी और आंखें खराब होने के कारण अब उनसे सिलाई नहीं हो पाती थी। लेकिन फिर भी वह घर चलाने के लिए जैसे तैसे सिलाई कर ही रही थी। मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं अपने छोटे भाई को अच्छे से पढ़ा सकूं, और ऐसा तो तभी हो सकता था जब मैं घर से बाहर निकलकर कुछ काम करती, तब जाकर उनकी पढ़ाई का खर्च उठा सकती थी। इसलिए मैंने हिम्मत की और घर से निकलकर आस पड़ोस में जाकर पूछा, अगर किसी को अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना है तो मैं आकर पढ़ा दिया करूंगी। अच्छा हुआ कि हमारे मोहल्ले में कुछ लोगों को टीचर की जरूरत थी और जल्द ही ऐसे 5-6 घर मुझे मिल गए, जहां पर मैंने ट्यूशन पढ़ाने जाना शुरू किया। जब फिर 1 महीना पूरा होने के बाद और जब मुझे सारे घरों से सैलरी मिली, तो देखकर दिल खुश हो गया। मेरे पिताजी और माँ के दिलाए हुए शिक्षा मेरे लिए रंग लेकर आई थी। अब हमारे घर की हालत धीरे धीरे बेहतर होने लगे थे। मैं बच्चों को अच्छा ट्यूशन पढ़ाती थी। इसी वजह से मेरे स्टूडेंट भी बढ़ते जा रहे थे। एक दिन मोहल्ले की एक औरत जिसका नाम राधा था, उनके बच्चों को मैं ट्यूशन पढ़ा रही थी। तो वो कुछ खरीदारी करने के लिए अपने घर से गई थी और मैं उस टाइम पर उनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं मार्केट किसी काम के लिए जा रही हूँ, जब तक मैं वापस ना आऊं प्लीज तुम मेरे बच्चों का ध्यान रखना और उनके पास रहना। मैं भी क्योंकि बाकी सारे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा चुकी थी, तो मैंने उन्हें तसल्ली दी और कहा कि आप जा सकती हो, जब तक आप घर नहीं आ जाती मैं आपके बच्चे का ख्याल रखूंगी। फिर कुछ देर बाद जब बच्चों की पढ़ाई पूरी हो गई, मैं उनके साथ ऐसे बैठे बैठे खेलने लगी थी। 1 घंटा मुझे वहां पर बैठे बैठे गुजर चुका था, लेकिन राधा जी अभी तक अपने घर नहीं लौटी थी। मैं उनका काफी टाइम से वेट कर रही थी, क्योंकि मुझे भी घर जाना था। घर पर मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी और मेरे लिए परेशान हो रही होगी। यही सब मैं सोच रही थी कि उसी वक्त उनके दरवाजे पर बेल बजी। मैंने फौरन जाकर दरवाजा खोला। मुझे लगा शायद राधा जी घर वापस आ गई होंगी, लेकिन सामने एक जवान लड़का खड़ा था जो बस मुझे एकटक देखे जा रहा था। मैंने उसे आज से पहले यहाँ पर कभी नहीं देखा, तो इसलिए एक पल के लिए मैं घबरा गई। यह कौन है और मुझे इस तरह से एकटक क्यों घूरे जा रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद ही मैंने देखा कि बच्चे दौड़ते हुए इस नौजवान के पास आया और उसे मामा मामा कहते हुए उस लड़के के गले लग गया। फिर वो लड़का भी घर के अंदर आ गया, लेकिन अभी वो बार बार बस मुझे ही देखे जा रहा था। यह देखकर मुझे बहुत ही उलझन महसूस हो रही थी। इसलिए मैंने बच्चों को कहा, आप लोग घर में अकेले नहीं हो, इसलिए मैं चली जाती हूँ। तो उस नौजवान ने बच्चों से मेरे बारे में पूछा कि मैं कौन हूँ। तो बच्चों ने बताया कि यह हमारी ट्यूशन टीचर है। उसके बाद मैं अपने घर पर चली आई। घर जाते हुए मुझे बार बार
उस लड़के का चेहरा ही याद आ रहा था, क्योंकि वह बार बार जिस तरह से मुझे देख रहा था, वह नजरें मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही थी। यही सोचते हुए मैं घर से जा रही थी। वह लोग तो अमीर लोग थे, जबकि हम लोग तो गरीब लोग हैं, और हम लोगों के पास हमारी इज्जत के अलावा और कुछ भी नहीं है। इसलिए मुझे उसका घूरना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। सारे रास्ते में एक ख्याल से परेशान हो रही थी। मैं घर पहुंची तो मैंने देखा माँ घर पर नहीं थी। वैसे तो माँ कहीं भी आती जाती नहीं थी, लेकिन आज वह अचानक घर से कहाँ गायब हो गई थी, जिसे देखकर मेरा दिल भी बैठ सा गया। मैं घबरा गई थी और अब अचानक मेरा ध्यान उस लड़के की तरफ से हट गया और मैं अपनी माँ को देखने के लिए परेशान हुए जा रही थी। पूरा घर खाली पड़ा हुआ था। मेरा भाई शाम के इस टाइम पर पड़ोस में ही खेलने के लिए जाया करता था। अब मैं इस तरह से बैठ तो नहीं सकती थी, इसलिए माँ को देखने के लिए पड़ोस वाली आंटी के यहाँ चली गई। वहां जाकर पता चला कि मैंने घर वापस आने में देर कर दी थी, तो इसलिए माँ मुझे ढूंढने के लिए घर से निकल गई थी। फिर घर जाने के बाद मैंने अपनी माँ का इंतजार किया, तो थोड़ी ही देर के बाद वह घर पर आ गई थी। मैंने माँ को देखते ही नाराजगी जताई और कहा, माँ आपको बाहर जाने की क्या जरूरत थी। मेरी माँ को घुटनों में पहले काफी दर्द रहता था, जिसकी वजह से उन्हें चलने फिरने में परेशानी होती थी। तुम अगर कहीं गिर जाती तो फिर तुम्हें कौन संभालता। मैं बस अपने माँ को लगातार बोले ही जा रही थी। माँ ने कहा, बेटी अब तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो जिसकी मैं फिक्र ना करूं। तुम जवान लड़की हो और जब घर से बाहर निकलती हो तो मेरे दिमाग में अलग अलग तरह के ख्याल आने लगते हैं। कहीं तुम किसी की बुरी नजर का शिकार न बन जाओ, तुम पर किसी की बुरी नजर न पड़ जाए। अगर तुम पर किसी की बुरी नजर पड़ गई, हम गरीबों के पास बचेगा ही क्या। माँ की यह बात सुनते मुझे राधा जी के भाई का घूरना याद आ गया था और मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। फिर मैं माँ को कुछ न बोली और फ्रेश होने के लिए अपने कमरे में चली गई। फिर अगले दिन ट्यूशन पढ़ाने के समय मुझे बहुत ही घबराहट हो रही थी, लेकिन यह हमारी मजबूरी थी। रूखी सूखी खाकर हम लोग पेट तो भर लेते, लेकिन माँ की दवाइयां और भाई की पढ़ाई का खर्च तो मेरी ट्यूशन की कमाई से ही चल रहा था। इसलिए ना चाहते हुए मुझे ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाना ही था। मैं बहुत हिम्मत करके घर से निकल पड़ी थी। जिन घरों में मैं पढ़ाती थी उन गली में सबसे पहले राधा जी का घर ही पड़ता था, जहाँ हमेशा मैं आखिर में ही पढ़ाने जाती थी, फिर अपने घर चली आती थी। लेकिन उस दिन मैं सबसे पहले राधा जी के घर ही पहुंची थी कि शायद इस टाइम उनके घर में वो शख्स मौजूद ना हो और मैं आसानी से पढ़ाकर वापस आ जाऊं। लेकिन मेरी किस्मत थी कि आज दरवाजा भी उसी इंसान ने खोला था जिससे मैं घबरा रही थी, और फिर उसके वही नजरें मुझ पर जम चुकी थी। लगभग 1 घंटा में उन बच्चों को पढ़ाती रही, वह इंसान मुझे घूरता रहा। घर वापस आने पर जब मैं गेट के करीब पहुंची, उसने मुझसे बात करने की भी कोशिश की, लेकिन मैंने उसे मौका नहीं दिया और जल्दी बाहर निकल आई। घबराहट की वजह से मेरा पूरा शरीर कांप रहा था और बाहर गली में पहुंचकर मैंने मुड़कर एक बार फिर से जब उस गेट की तरफ देखा, वो लड़का अभी तक मुझे ही देख रहा था। बड़ी ही मुश्किल से मैं खुद को संभालकर बाकी के घर में पढ़ाने चली गई थी। उसके बाद 2 दिन तक मैं राधा जी के घर बच्चों को पढ़ाने नहीं गई थी, लेकिन तीसरे दिन सुबह सुबह वो हमारे घर पर आ गई और मेरी माँ से मेरी शिकायत करने लगी, आपकी बेटी 2 दिन से ट्यूशन पढ़ाने क्यों नहीं आ रही है। मेरे बच्चों का एग्जाम करीब आ रहे हैं और खुशी से बेहतर कोई टीचर हमें मिल ही नहीं सकती। तो माँ ने उनके सामने ही मुझे डांटना शुरू कर दिया और कहा, आगे से ऐसी गलती नहीं करना। आज से ही तुम राधा जी के बच्चों को पढ़ाने के लिए जाओगी, क्योंकि राधा जी के बच्चों का एग्जाम स्टार्ट होने वाला था, जिस कारण से राधा जी बहुत ही परेशान लग रही थी। फिर मैंने राधा जी को कहा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं आज शाम से ही आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए आ जाऊंगी। फिर वो अपने घर चली गई। शाम को मैं डरते डरते राधा जी के घर पहुंची थी, लेकिन यह देखकर मैं बहुत ही ज्यादा हैरान थी कि आज घर पर वह नौजवान मौजूद नहीं था। फिर आज मैंने बड़ी ही सुकून से बच्चों को ज्यादा टाइम देकर पढ़ाया, क्योंकि पिछले 2 दिनों से मैं नहीं आ सकी थी। रोज की तरह राधा जी बच्चों को पढ़ाई के टाइम पर अपने घर के कामों में बिजी थी। उसके बाद मैं जाने लगी तो उनके बेटे ने एक लेटर मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, मामा ने आपको देने के लिए कहा है। लेकिन मैंने उस लेटर को लेने से साफ इनकार कर दिया। वह बच्चा परेशान होकर मुझसे रिक्वेस्ट करने लगा, यह ले लो वरना मम्मी देख लेगी। मामा ने कहा था किसी को भी इस लेटर के बारे में पता ना चले। फिर जब मैंने राधा जी को अपनी तरफ आते हुए देखा तो जल्दी से वो लेटर लेकर मैं पर्स में डाल लिया। उसके बाद बाकी सारे घरों में पढ़ाकर जब मैं लौटी तो काफी थक चुकी थी। वो लेटर मुझे याद ही नहीं रहा। रात को मैं फिर
जब मैं अपने किसी काम के लिए अपने उस पर्स को खोला, वो लेटर मेरे हाथों में आ गया। मैंने उस लेटर को पढ़ना शुरू किया। उसमें बहुत ही अजीब तरीके की बातें लिखी हुई थी, जो पढ़कर मैं उस लड़के की बातों में आ चुकी थी। लेटर में कुछ इस तरह से लिखा हुआ था। हेलो खुशी, उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगी। मेरी प्रार्थनाएं हमेशा आपके लिए ही है। मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा खुश रहे। आप यह सोच रही होंगे कि लेटर शायद मैंने अपनी मोहब्बत के इजहार करने के लिए लिखा होगा, इसलिए इस लेटर को लेने का आपको बिल्कुल भी मन नहीं होगा, क्योंकि आप मेरी बेकाबू नजरों को देखकर यही समझी होंगी। लेकिन मैं लेटर सिर्फ आपसे माफी मांगने के लिए लिख रहा हूँ। मैंने आपको बहुत ही परेशान किया, लेकिन मैं मजबूर था। आप नहीं जानती, मेरी नजरों ने आपसे बढ़कर खूबसूरत लड़की पहले कभी नहीं देखी थी जिससे कि मोहब्बत हो जाए। लेकिन आप बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो और आपकी रूह भी आपकी तरह ही हसीन होगा। आप मुझे जरूर ही माफ कर दोगे। अब मैं आपको कभी भी परेशान नहीं करूंगा। उस लड़के का नाम पंकज था। उसने जिस तरह से इस लेटर में अपनी मोहब्बत का और मेरी तारीफ का इजहार किया था, वो मेरे दिल में बहुत ही गहरा असर कर रही थी। मैंने पूरा लेटर पढ़ लिया था और अब मैं पंकज की बातों में आ गई थी और उसके प्यार में खो गई थी। मुझे उससे प्यार हो गया था। फिर देखते ही देखते समय गुजरने के साथ साथ हम दोनों में बहुत ही गहरी दोस्ती हो गई। फिर ये दोस्ती प्यार में कब बदल गई पता ही नहीं चला। फिर हम दोनों ने अपने मोबाइल नंबर एक दूसरे से एक्सचेंज किया। हम दोनों अब घंटों एक दूसरे से फोन पर बातें करते रहते थे। पंकज और मैं एक दूसरे से हद से ज्यादा प्यार करने लगे थे। मैं तो उसके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी और वह भी मुझे बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगा था। फिर पंकज ने मुझे जगह जगह ट्यूशन पढ़ाना छुड़ाकर मोहल्ले में एक ट्यूशन सेंटर खुलवा दिया। अब वह मेरे घर भी आने जाने लगा था। माँ को डॉक्टर के पास भी लेकर जाता था, उनकी दवाइयां लेकर आता था और मेरे छोटे भाई का भी ख्याल किसी बड़े भाई की तरह ही रखता था। मतलब पंकज के अंदर जो खूबियां थी वह मैंने आज तक किसी भी इंसान के अंदर नहीं देखा था। फिर एक दिन पंकज ने माँ से मेरा हाथ मांग लिया। राधा जी भी इस रिश्ते से बहुत ही खुश थी। पंकज महाराष्ट्र में रहता था जबकि हम लोग कानपुर में रहते थे। पंकज ने मुझसे वादा किया कि वह जल्द ही महाराष्ट्र से अपने मम्मी पापा को लेकर मेरे घर आएगा और मुझे दुल्हन बनाकर अपने साथ लेकर जाएगा। फिर आखिरी बार जब पंकज महाराष्ट्र गया तो उसकी बहन राधा जी भी बच्चों के साथ महाराष्ट्र में ही शिफ्ट हो गई, क्योंकि उनके पति का ट्रांसफर महाराष्ट्र में हो गया था। पंकज ने कहा था कि वो एक हफ्ते के अंदर ही अपने पेरेंट्स को मेरी माँ से मिलवाएगा। उसके जाने के बाद मेरे उनसे एक दो बार फोन पर बातें भी हुई थी और फिर मैं पंकज के आने का इंतजार करने लगी। लेकिन धीरे धीरे एक हफ्ता 4 साल में बदल गया और मैं पंकज के इंतजार में पल पल जलने लगी। सारे मोहल्ले में मेरी और पंकज की लव स्टोरी फेमस हो गई थी। अब सभी लोग मेरे मजाक उड़ाने लगे थे और जिस कारण से अब मेरे लिए कोई रिश्ता भी नहीं आता था। मैं तो इतना ज्यादा परेशान हो गई थी, कभी कभी लगता था खुद को खत्म कर लूं। लेकिन बूढ़ी माँ और छोटे भाई को देखकर मैं यह भी नहीं कर सकती थी। अब मेरे मन में पंकज के लिए इतना नफरत भर गया था कि जी कर रहा था कि अगर वह सामने आ जाए तो मैं अपने हाथों से उसे जान से मारकर जेल चली जाऊं, ताकि कोई भी लड़का किसी लड़की को इस तरह से बदनाम करके ना छोड़ दे। मैं हर रोज पंकज का नंबर ट्राई किया करती थी, लेकिन उसने अपना फोन भी स्विच ऑफ कर रखा था। उसका कोई कांटेक्ट नंबर अब मेरे पास नहीं था और फिर यह 4 साल हम लोगों की इतनी तकलीफ भरी साल थी कि मैं बता नहीं सकती। आखिरकार हम लोगों ने वह मोहल्ला छोड़ दिया और फिर अब हम लोग एक नई जगह पर रहने के लिए आ गए। यहाँ पर सभी कुछ नया नया था। मेरा पुरानी जिंदगी के बारे में यहाँ पर किसी को कुछ नहीं पता था। सभी कुछ सही से चलने लगा और फिर कुछ ही दिनों के बाद मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया। मेरी माँ ने इस रिश्ते के लिए झट से हाँ कह दिया और मेरे लिए भी पंकज की झूठी मोहब्बत को भुला देना ही सही था, क्योंकि वो एक धोखेबाज इंसान था जो कि मुझे बदनाम करके जा चुका था। उसके बाद मेरा रिश्ता कुलदीप के साथ हो गया। कुछ दिन बाद मेरी शादी भी कुलदीप के साथ हो गई और मैं उसकी दुल्हन बनकर विदा होकर अपने ससुराल आ गई। जब मैं अपने ससुराल आई तो मुझे एक कमरे में बैठा दिया गया, जहां पर कि मैं सजी सबरी बेड पर बैठी हुई काफी देर तक कुलदीप का इंतजार करती रही। लेकिन करीब 2-3 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक कुलदीप कमरे में नहीं आया था। बेड पर बैठे बैठे मेरी कमर ऐंठने लगी थी। मैं बहुत ही बेसब्री के साथ अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी, क्योंकि मैं पिछली बातों को भुलाकर अपनी शादीशुदा जिंदगी को अच्छे से निभाना चाह रही थी। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा था कि वह इस कमरे में आना ही भूल गया था।
थकान से मेरा बुरा हाल हो रहा था। ज्यादा बैठे रहने की वजह से कमर में बहुत ही तेज दर्द होने लगा था, पर मैं ऐसे लेट भी नहीं सकती थी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था किसी भी टाइम कुलदीप आता ही होगा। अभी मैं अपने ख्यालों में ही डूबी हुई थी कि कमरे के दरवाजे के पास किसी की आहट हुई। मैं आहट सुनकर सिमट कर बैठ गई। अपनी नजरें झुकाती चेहरे पर घूंघट होने की वजह से मैं देख भी नहीं पाई थी कि अंदर दाखिल होने वाला इंसान कौन है। फिर जब अपने पास ही किसी को बैठता हुआ महसूस की तो मेरी सांसें जोर जोर से चलने लगी। लेकिन फिर मुझे मेरी सास की आवाज सुनाई दी, क्योंकि मेरे कमरे में मेरा पति नहीं बल्कि मेरी सास आई थी। वो मेरे सर पर हाथ रखकर कहने लगी, बेटी इतनी देर से तुम बैठी हुई थक गई होगी, जरा कमर सीधी कर लेट जाओ। तुम्हारे पति को आने में भी बहुत समय है, वह तो दोस्तों के साथ बातें करने में बिजी है। यह सुनकर मुझे अजीब लगा था कि यह कैसा दूल्हा है जो अपनी शादी की रात भी दोस्तों के साथ ही वक्त गुजारने में लगा हुआ है। मेरी सास ने एक बार फिर से कहा, बेटी जब तक वह न आ जाए तब तक तुम थोड़ा आराम कर लो, बहुत देर से तुम इसी तरह बैठी हुई हो। मैंने कहा, जी माँ जी, कहते हुए तकिए से टेक लगा ली तो मेरी सांसें कमरे से बाहर चली गई थी। अब थकान से चूर हो चुकी थी तो थोड़ी देर टेक लगाते मुझे नींद आ गई, क्योंकि मैं थककर चूर हो गई थी। फिर कब नींद में सो गई पता ही नहीं चला। थोड़ी देर बाद मेरा दूल्हा मेरे कमरे में आया, लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं चला। सुबह कमरे की खिड़की में पड़ने वाली सूरज की किरणों पर नजर पड़ते ही मेरी आंखें खुल गई। मैं फौरन उठकर बैठ गई तो मैं देखकर घबरा गई कि मेरा पति मेरे सामने सोफा पर सोया हुआ था। न जाने वो रात में किस टाइम आ गए थे कि मेरी आंखें ही नहीं खुली। मुझे अपनी हरकतों पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मैं थोड़ी देर जागकर उनका इंतजार भी न कर सके। शायद उन्होंने मुझे जगाया होगा और फिर सोफे पर सो गए होंगे। बेचारे ने शादी वाली पहली रात ही सोफे पर बिताई। वो अभी भी सोफे पर गहरी नींद में सो रहे थे और मैं बस उन्हें देखे जा रही थी। हमारी शादी हमारी फैमिली की पसंद से हुई थी और मैंने आज से पहले कुलदीप को आंख उठाकर भी नहीं देखा था, इसलिए सोते हुए नींद का फायदा उठाकर मैं नजर भर उन्हें देखना चाहती थी। वो बहुत ही हैंडसम था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। उनकी हाइट बहुत अच्छी थी, फेस कट भी बहुत ही प्यारा था, जिसे देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी और सुकून मिल रहा था। अब ये मेरी जिंदगी भर के साथी थे और सच भी तो यही था कि शादी के पवित्र बंधन में बंधने के बाद मेरे दिल में उनके लिए मोहब्बत पैदा होने लगी थी। मैं बेड से उठी और उनके करीब जाने लगी। फिर सोफे के पास ही जमीन पर बैठकर मैं बहुत ही नजदीक से उन्हें देखने लगी। मेरे दिल में उनके लिए प्यार उमड़ उमड़ कर आ रहा था। वो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे थे। शायद उन्होंने भी मुझे नजरें खुद पर पड़ते हुए देख ली तो वो चौंक कर उठ गए और फिर मैं भी शर्मा कर बेड पर जा बैठी थी। मुझे लगा था कि मेरे पति को मेरी आदत बहुत ही अच्छी लगेगी और उन्हें भी मुझसे प्यार हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने मुझे देखा और इग्नोर कर दिया और फौरन से उठकर बाथरूम में चले गए। मैं उस बेड पर अकेले एक बार फिर से बैठी ही रह गई और मैं हैरान रह गई थी कि ये कैसा पति है जैसे अपनी नई नवेली पत्नी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। थोड़ी ही देर बाद वो बाथरूम से निकलकर सीधा कमरे से बाहर चले गए और मैं हैरानी के साथ परेशान होकर उन्हें जाते हुए देखती रही। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर यह क्या हो रहा है। एक तो रात में वो काफी देर से आए थे और अभी भी मुझे इग्नोर करके कमरे से बाहर चले गए। आखिर ऐसा क्यों? मैं अभी भी बेड पर उसकी तरह सजी हुई बैठी हुई थी और तभी एक बार फिर मेरी सास कमरे में आई और मेरा हुलिया देखकर समझ गई कि हमारे बीच पति पत्नी वाला कोई रिश्ता कायम नहीं हुआ है। वो मुझसे नजरें चुराते हुए कमरे में इधर उधर देखने लगी। फिर कुछ देर बाद कहने लगे, भाई बहू तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो? हम सब नाश्ते के टेबल पर तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। मैंने कुछ नहीं कहा और मैं बाथरूम चली गई। फिर मेरी सास अलमीरा से मेरे लिए कपड़े निकालने लगी। तब तक मैं बाथरूम में नहाकर आ चुकी थी, लेकिन अभी तक मैं अपने पति को उस रवैये से परेशान थी कि उनको आखिर मुझसे क्या परेशानी थी, जबकि वो खुद मुझे देखकर पसंद किए थे। फिर जब मैं तैयार होकर बाहर निकली तो मेरा पति नाश्ता करके घर से जा चुका था, लेकिन मैं भरी भरी नजरों से उनका इंतजार कर रही थी। इधर उधर देखा तो मेरी सास ने कहा, तुम आराम से नाश्ता कर लो, कुलदीप ऑफिस चला गया है। अब तो मेरी परेशानी और भी ज्यादा बढ़ती चली जा रही थी। उनको अगर मुझसे कोई परेशानी थी तो मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे नाश्ता करने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर सास के कहने पर मैंने जैसे तैसे थोड़ा सा नाश्ता कर लिया। उसके बाद अपने रूम में आ गई। मेरी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत बहुत ही अजीब तरीके से हुई थी। मैंने शादी से पहले जो दुख दर्द झेले थे, शादी के बाद मैं सारे दुख दर्द भूलना चाहती थी।
लेकिन पति की इस बेरुखी ने मुझे और भी ज्यादा परेशानी में डाल दिया था। पूरे दिन में कई बार मेरी सास मेरे कमरे में आई, बार बार मुझसे बातें करके मेरा दिल बहलाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मेरा दिल जिसके लिए बेचैन हो रहा था उसका कहीं नामो निशान नहीं था। वो सारा दिन बाहर गुजार कर रात को वापस आए थे। मैंने रात का खाना उनके इंतजार में नहीं खाया था, क्योंकि नाश्ता और लंच मुझे उनके बगैर करना पड़ा था। सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए थे। आखिरी बार जब सास मेरे कमरे में चक्कर लगाने आई तो वो मुझसे बोली, बहू तुम लेट जाओ, आराम करो। लेकिन अब मैं सोच रही थी कि कल की तरह अगर मेरी फिर से आंखें लग गई, फिर कल की तरह मुझे सोता देखकर वो सोफे पर न सो जाए। इसलिए मैं कभी बैठकर तो कभी टहलकर उनका इंतजार करने लगी थी। जब रात का 1 बज गया तो मेरे कमरे में दाखिल हुए। मैंने उनसे पूछा, आप इतने लेट क्यों आए? तो उन्होंने मेरी बात को कोई भी जवाब नहीं दिया और अपना पिलो उठाकर सोफे पर जाकर लेटने लगे। मैंने फिर कहा, क्या आपको नींद आ रही है? उन्होंने फिर भी कुछ नहीं कहा। तो फिर मैंने ही कहा, मैं आपका इंतजार में खाना भी नहीं खाई हूँ। यह सुनकर उनके चेहरे पर थोड़ी सी परेशानी भरे एक्सप्रेशन देखने को मिले थे, जिससे मुझे अंदाजा हुआ कि चलो अच्छा है, मेरी थोड़ी बहुत फिक्र तो है। और फिर उसके बाद वो बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद फिर जब रूम में आए तो उनके हाथों में खाने की ट्रे थी। इसका मतलब कि वो मेरे लिए किचन से खाना लेने के लिए गए थे। ट्रे को मेरे हाथों में देते हुए कहने लगे, तुम खाना खा लो। मैंने कहा, मैं आपके बिना खाना नहीं खाऊंगी। उन्होंने मुझे भरे भरे निगाहों से देखा और फिर चुपचाप से वो मेरे पास बैठ गए। लेकिन मुझे उनकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी। वो मुझसे इतना ज्यादा खफा क्यों है? मैं अपने पति से बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगी थी और उनकी यह बेरुखी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसलिए मैंने उनसे सवाल किया, क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ जो आप मुझसे इस तरह दूर दूर भाग रहे हैं? उसने 1 मिनट के लिए तो मुझे गौर से देखा, उसके बाद कहने लगे, हाँ यही बात है, मुझे तुम पसंद नहीं हो। यह सुनकर तो मेरा दिल टूट गया था। मेरे पैर के नीचे से जमीन निकल गई। मैं जो अपनी आंखों में हजारों सपने सजाकर अपने ससुराल आई थी, अगर उन्होंने मुझे ठुकरा दिया तो मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी? अब एक बार फिर मुझे वह सब बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं थी। इसलिए मैं रोते हुए के कदमों में बैठ गई और कहने लगी, आप मुझे बस एक मौका दे दो, मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करने के लिए तैयार हूँ। थोड़ी सी जगह मुझे अपने दिल में दे दो और मुझे खुद से दूर मत करो। उन्होंने एकदम पलट कर मुझे जवाब दिया, तो मुझसे तलाक ले लो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। यह सुनकर तो मैं हैरान रह गई थी। अचानक मेरे पति ने मुझे तलाक का शब्द क्यों बोल दिया? मेरे पति ने कहा कि मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर नहीं रह सकता। इस बात पर मैं बुरी तरह से बिखर गई थी और कहने लगी कि आखिर क्यों आप मुझे अपनी पत्नी बनाकर नहीं रख सकते? आखिर क्या वजह है? उन्होंने कहा कि मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ और उसको अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। वो लड़की मेरे दिल में जगह बना चुकी है और अब मेरे दिल में किसी और के लिए जगह नहीं है। मैंने कहा, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं किस बात की सजा भुगतूं? आपने अगर मुझे छोड़ दिया तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी? तो फिर कुलदीप कहने लगे, तुम इस चीज की फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बेसहारा नहीं होने दूंगा, बल्कि तुम्हारी शादी में अपनी दोस्त से करवा दूंगा। वो बहुत ही ज्यादा अमीर है, तुम उसके घर में ऐश करोगी। मुझे अपने पति की इस बात पर बहुत ही हैरानी हो रही थी। ये कैसे इंसान है कि जो कि अपनी पत्नी की शादी किसी और से करवाने के बारे में सोच रहे हैं? लेकिन मैं ही पागल थी, क्योंकि उस आदमी के दिमाग पर तो किसी और लड़की के प्यार का भूत सवार था, जिसे वह शादी से पहले ही जानता था। मैंने अपने पति से कहा कि भले ही आप उस लड़की से शादी कर लो, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी से मत निकालो। मैं आपके साथ जिंदगी भर बिना कुछ कहे हंस हंस कर आपकी पत्नी बनकर रह लूंगी। यह सुनना तक वह मेरे कदमों में गिर गया और कहने लगा, तुम प्लीज किसी भी तरह से मुझे छोड़ दो। तुम लोगों से यह कह देना कि मेरा पति नामर्द है और इसी वजह से तुम मुझसे तलाक ले रही हो, क्योंकि तुम्हारे रहते हुए लड़की मुझसे कभी भी शादी नहीं करेगी। मुझे अपने पति की बातों से बहुत ही बड़ा सदमा लगा था, क्योंकि 2 दिनों में ही मैं अपने पति से इतना ज्यादा मोहब्बत करने लगी थी कि उसके साथ तो मैं अपने घर बसाने के सपने देख रही थी और यह इंसान मुझसे जान छुड़ाने के चक्कर में था। लेकिन मैं अपने पीछे अपनी विधवा माँ, अपने भाई को छोड़कर आई थी। इतनी जल्दी मैं उनके दुख कैसे दे सकती थी? मेरी माँ तो शादी के दूसरे दिन ही मेरी तलाक की बात को सुनकर मर जाएगी। इसलिए मैंने उनकी बात एक्सेप्ट कर ली और सुबह होते ही मैंने हंगामा कर दिया, मेरा पति नामर्द है। शाह ने मुझसे बहुत ही रिक्वेस्ट की, प्लीज तुम अपने जवान पर काबू रखो, क्योंकि मैंने उनकी एक बात न मानी और अपने पति से तलाक ले ली। मेरे पति ने चुपचाप से तलाक के पेपर पर साइन कर दिया था
और यह मेरे लिए बहुत ही बड़े सदमे की बात थी। लेकिन मैं मजबूर थी और वापस जाकर अपनी माँ को यह दुख नहीं दे सकती थी। इसलिए मैंने खामोश रहकर उनके दोस्त से शादी करने के लिए हाँ कर दी, क्योंकि मैं अपनी माँ को किसी भी कीमत पर खो नहीं सकती थी। और अब दोबारा मेरा घर बसने वाला था। हमारे तलाक हो जाने के बाद सारे घर का माहौल काफी गम में बदल गया था। मेरी सास तो रो रो कर पागल हो चुकी थी, लेकिन यह सब उनके बेटे का ही फैसला था, तो मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती थी। और मैं चाहकर भी उनके साथ इस घर में नहीं रह सकती थी। मेरे पति ने मुझे घर छोड़ आने का बहाना किया और फिर मुझे गाड़ी में बैठाकर अपने दोस्त के घर ले गया, क्योंकि मुझे एक सहारे की जरूरत थी। मैंने जिंदगी की सारी ठोकरें खाने के बाद यह जान लिया था, अकेली औरत का इस जिंदगी में रहना मुश्किल नहीं है और एक मर्द का साथ होना बहुत ही जरूरी है। मेरे बीते हुए कल में मेरे साथ जो कुछ हुआ था उसने मुझे सबक मिल चुका था। गाड़ी में बैठे हुए मैं अपनी गुजरी हुई जिंदगी के बारे में सोचे जा रही थी। जब गाड़ी रुकी तो मैं होश की दुनिया में वापस आई। फिर मेरा पति, जो कि मेरा एक्स हस्बैंड बन चुका था, उसने मेरा हाथ पकड़ा और एक बड़े से घर में मुझे ले जाकर लगा। वह मुझसे इसी घर में अपने दोस्त से मिलवाने के लिए लेकर आया था। उसका घर बहुत ही ज्यादा बड़ा और अंदर से बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था। उसके बाद वह मुझे कमरे में लेकर जाने लगा और कमरे का दरवाजा खोलते ही कहने लगा, यह लो तुम्हारी अमानत तुम्हारे पास आ गई है। मेरी आंखों से लगातार आंसू टपक रहे थे और मेरी नजरें झुकी हुई थी। मुझे नहीं पता था कि इंसान कौन है। फिर जैसे मैंने अपनी नजरें उठाई, उस शख्स को देखा तो मेरे होश उड़ चुके थे, क्योंकि उनका दोस्त वह था जिसे मैं बहुत ही अच्छी तरह से जानती थी। उस इंसान को भला मैं कैसे भूल सकती थी, क्योंकि वह शख्स कोई और नहीं बल्कि मेरा बीता हुआ कल मेरा प्रेमी पंकज था। कुलदीप के दोस्त की जगह जब मैंने पंकज को देखा तो पिछले दर्द भरे जख्म मेरे फिर से हरे हो गए। मैं फिर उस तकलीफ में पहुंच गई जब मैं रात रात भर रो रो कर पंकज को याद किया करती थी। और अब एक पल देर किए बगैर मैंने एकदम से उसका गिरेबान पकड़ा, उसे झंझोर कर उससे सवाल करने लगी, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? मैंने तुम्हारे साथ कितना सुहाने सपने सजाए थे, लेकिन तुमने मेरे सारे सपने तोड़ दिए। तुमने मोहब्बत के लिए बड़ी बड़ी बातें कही थी, आखिर तुम क्यों बदल गई? उसने मेरे हाथों को अपने हाथों में पकड़ लिया और फिर मेरी आंखों में देखने लगा। उसकी आंखों में दर्द मुझे साफ नजर आ रहा था, लेकिन अब वह मेरी नजरों में मेरा गुनहगार था। उसने मेरा दिल तोड़ा था। उसने मुझे रिलैक्स करके चेयर पर बैठाया और कहने लगा, खुशी, मैं तुम्हें धोखा देने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता था, लेकिन मैं खुद बहुत मजबूर था। मेरी बहन ने जब घर जाने के बाद तुम्हारे बारे में मेरे फैमिली को बताया, मेरे माँ बाप ने तुम्हारे और मेरे रिश्ते के लिए साफ इनकार कर दिया, लेकिन फिर भी मैं उन लोगों के खिलाफ जाकर तुम्हारे पास आने लगा था। और फिर एक रोड हादसे में मेरी बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो गया। मैं पूरे 2 साल एक ही बिस्तर पर पड़ा रहा, न चल सकता था, न बैठ सकता था, न ही बोल सकता था। मेरे दिमाग की हालत बहुत ही खराब हो गई थी और 4 साल पहले जब मेरी तबीयत कुछ ठीक हुई तो सबसे पहले मैं तुम तक पहुंचना चाहता था। और मेरी इतनी बड़ी परेशानी के बाद मेरे पेरेंट्स तुमसे शादी करने के लिए राजी हो गए थे। मैं तुमसे बात करना चाहता था, तुमसे मिलना चाहता था। मेरी तबीयत कुछ ठीक हुई तो मैंने तुम्हारे मोहल्ले में जाकर तुम्हारे बारे में पता किया। पता चला कि तुम लोग कई महीनों पहले ही वह घर छोड़ चुके हो। मैंने कितनी जगह तुम्हें ढूंढा, लेकिन तुम्हारा कहीं भी पता नहीं चला। मैंने तुम्हारा नंबर भी ट्राई किया, लेकिन तुम्हारा फोन बंद जा रहा था। फिर अचानक एक दिन तुम मुझे कुलदीप की शादी में नजर आई। उस टाइम तुम दोनों की शादी के बंधन में बंध चुके थे। फिर मैंने हिम्मत करके तुम्हारी शादी की रात ही कुलदीप को अपनी सारी कहानी बताई। उसके कदमों में गिर गया कि कुलदीप मेरे दोस्त, प्लीज मेरे सालों पुरानी मोहब्बत को मरने से बचा लो और मुझे मेरी खुशी वापस लौटा दो। कुलदीप को जब पता चला कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो तो उसने एक प्लान बनाया कि वह तुम्हें नहीं किसी और को पसंद करता और बहाना लेकर वह तुमसे तलाक ले लेगा ताकि तुम फिर से मुझे मिल सको। पंकज की कहानी सुनकर मुझे बहुत ही दुख हुआ और यकीन हुआ वह सच में बहुत ही बड़ी तकलीफ से गुजर रहा था, लेकिन कुलदीप से मुझे यह उम्मीद नहीं थी। वह कम से कम सच्चाई बताकर मुझे तलाक दे देता, लेकिन कुलदीप ने अपनी दोस्ती निभाई थी। उसके बाद मेरी शादी पंकज के साथ हो गई। कुलदीप ने भी दूसरी लड़की से शादी कर लिया था। पंकज और मैं एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश हैं और अब मुझे मेरी मोहब्बत मिल चुकी थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।